मैंने दीवार फांद करके मैं उनके पास गया, मुझे ले चलिए किसी दिन, मुझे दिखाइए कैसा होता है। लो, हाँ, एक कदम आगे पहुंच गए। उसको धीरे से पलटा, पीछे से खोलना शुरू किया। खोलना शुरू ही किया था, तार। तो अंकल ने कहा, देख लिया, हो गया? बोले नहीं, मन नहीं भरा है। वो जो हंसी थी ना, वो कहीं यहाँ छू गई, यहाँ छू गई। हमने कहा यार ये तो गजब की चीज है, इसमें तो पैसा भी मिलता है। ये जो छोटा सा बक्सा है, इसमें से लोग बैठ के गाते कैसे हैं? मजेदार बातें सुनने के लिए आपके साथ हूं मैं। जीवन की पहली कमाई 5 रुपए की। राकेश श्रीवास्तव, तुम ये बताओ, तुम करने क्या निकले थे? फिर एक बार मैं राज इसरानी प्रस्तुत करता हूं इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से फिल्मी टॉक्स। इस बार ऐसे कलाकार को मैं लाया हूं जिससे मुझे बहुत ही कंफर्म फीलिंग है कि ऑडियंस के लिए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देंगे जहां पे उनको सहायता मिले। वो चाहे इंदौर में रहते हों या लखनऊ में या कश्मीर में। हर इंसान को एक तो लक्ष्य होता है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएं, लेकिन क्या क्या करना है नहीं मालूम। तो थोड़ी मालूमात करते हैं आज के हमारे गेस्ट राकेश श्रीवास्तव से। राकेश जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार। पहला सवाल मैंने आपसे पूछूंगा, आप असली में कहाँ से हैं? जी, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। जी, मेरा जन्म भी लखनऊ में हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थे, इसलिए हर 3-4 साल में अलग अलग स्टेट कैपिटल्स में घूमता रहा। उस हिसाब से मैं कहूँगा कि मैं पूरे भारतवर्ष का हूँ, नागरिक हूँ। जी, मैं बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे शहर में आप घूमे जी, हैं। जी जी जी। बचपन आपने कितने शहरों में निकाला होगा? 6 शहरों में निकला। वाह जी। और वापस घूम के मैं लखनऊ ही पहुँचा। ओके। और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद भारतेंदु नाट्य अकेडमी, जो ड्रामा स्कूल लखनऊ है, वहाँ से मैंने ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा किया, फेलोशिप की, 2 साल फ्रीलांसिंग किया। उसमें मैंने थिएटर किया, टेलीविज़न किया और चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स किया, क्योंकि उस ज़माने में ना आपको थिएटर बड़ा प्रोफेशनल लेवल पे नहीं था। ओके। फिर मैं FTII गया, वहाँ से मैंने फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया। वाह। एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ आपको। जी प्लीज़। कि जब मैं सेकेंड ईयर में था ड्रामा स्कूल के, तो हमारे स्टडी में नौटंकी भी एक शैली है जिस पर काम कराते हैं। जी। चूँकि उस समय तक मैं अच्छे मुख्य किरदार निभा रहा था, तो नौटंकी के लिए हमारे हाथरस के शैली के जो गुरु हैं, गुरु गिरिराज प्रसाद कामा जी, वो आए। तो हमारे जो गुरु जी थे, स्वर्गीय पद्मश्री राज बिसारिया साहब, उन्होंने कहा कि राकेश से, सत्यवान सावित्री नाटक था, राकेश से सत्यवान करवाओ। तो उन्होंने कहा, आजा बेटा, बैठ जा। बेटा बैठ गया। अब उन्होंने कहा, भाई वो गायकी में होती है ना जी, तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, चला जरा सुर पकड़ के दिखा। उन्होंने सुर पकड़ना करते 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 ऊपर चले गए। 3 काले होते ना, तीसरे काले। फिर रुक गए, बोले बेटा, जहां से नौटंकी की आवाज शुरू होती है ना, वहां तुम्हारी आवाज फट जाती है। ओ, तो बेटा तू तो रहने ही दे। ये बात जो है दिल पे लग गई। उन्होंने मुझे कोरस में खड़ा कर दिया। और कोरस में उन्होंने, जब कोरस में भी जो ना शुरुआत होती है, जो प्रार्थना की शुरुआत होती है, वो धीरे से होती थी, फिर आवाज ऊपर जाती थी। फिर उन्होंने रोका, रोको रोको रोको, बेटा राकेश, तू एक बार जरा फिर से गा के बता। जब तक नीचे की आवाज है तब तक तू गाना, और जब ऊपर की आवाज आएगी तो सिर्फ मुंह चलाना। आवाज नहीं निकालना। आवाज नहीं। और बेइज्जती हो गई।
ओए होए। लखनऊ में ही भातखंडे संगीत महाविद्यालय, जी। वहां पर म्यूजिक एप्रिसिएशन कोर्स होता था। ओके। तो मेरा मन किया कि यार मैं गा नहीं सकता हूं अच्छा, श्रोता तो अच्छा बन सकता हूं। तो वहां 6 महीने का जो डिप्लोमा कोर्स होता था फिल्म एप्रिसिएशन का, वो मैंने किया। तो मैं आज अच्छा श्रोता बन गया हूं। तो पहले रिजेक्शन टर्न हाँ, आउट जी, जी, अच्छा, उसमें इम्प्रूव कर पाए जी, आप। जीवन को मैं पॉजिटिवली लेता हूं, जी। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि गा नहीं पाया तो क्या हुआ, अच्छा सुन तो सकता हूं। जी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ योर लाइफ जिसने टर्न अराउंड भी किया आपको। जी हाँ। एफटीआई में गए, जी फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, जी। कितने महीने का था? वो उस समय 1.25 महीने का होता था। ओके। और उसमें सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर के रात के डिनर तक दुनिया की तमाम फिल्में दिखाई जाती थी। जी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप फिल्म सो रहे हैं, आप फिल्म ओढ़ रहे हैं, आप फिल्म नाश्ता कर रहे हैं, आप फिल्म खा रहे हैं, आप फिल्म डिनर कर रहे हैं, हर सांस में फिल्म। हर सांस में फिल्म। जी। वो एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा जिंदगी का, जी। क्योंकि मैं आना तो चाहता था फिल्मों में, तो उसकी तैयारी में पहले आपको फिल्म देखने को मिल गई इतनी सारी, वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा जीवन का। राकेश जी, मन में एक बेतुका सवाल आ रहा है, जी। पूछने के पहले इजाज़त चाहूँगा और माफ़ी भी साथ में चाहूँगा। आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, क्या होता है ना, सेंसिटिव सवाल है थोड़ा सा, अच्छा अच्छा। और मैं महसूस करता हूँ आप पॉजिटिवली लेंगे। बिल्कुल, मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ इसलिए। जी। सो उस ज़माने में, जिस ज़माने में आप बड़े हो रहे थे बचपन से, जी। तो उस ज़माने के हमारे स्टार्स थे, जैसे राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, देवानंद, दिलीप साहब, राज कपूर साहब, सबके सब लगभग काफ़ी हैंडसम थे। और उनके सामने जब आपने महसूस किया कि मुझे भी इस किरदार में आना है, तो कभी आपने आईने के सामने क्या महसूस किया? शुरू से बताता हूँ आपको जी। कि हमारी दादी हमारे साथ रहती थी जी। और उन्हें फिल्में देखने का बड़ा शौक था। ओके। तो मैं उनकी उंगली पकड़ के उनके साथ चला जाता था। ठीक है। लगभग उस ज़माने के सारी फिल्में स्पॉन्सर्ड बाय दादी मैं देखा करता था बड़े थिएटर में। बड़े थिएटर में। करेक्ट। तो मैंने, जैसे कि जिस देश में गंगा बहती है, जी। वो जब फिल्म देखी मैंने, राज कपूर साहब को जो करते हुए देखा, तो मुझे लगा ये जो कर रहे हैं ना, वही मुझे जीवन में आगे चल के करना है। तब मुझे ये नहीं पता था इसे अभिनय कहते हैं। ओके। और फिल्में देखता रहा। मेरे फादर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थे। जी। हर 3-4 साल में स्टेट कैपिटल्स में ट्रांसफर्स होते रहते थे उनके। तो पटना में था मैं, जी। वहाँ मैं बंगला स्कूल में मेरी पढ़ाई हो रही थी। ओके। 6-7 साल का रहा हूँगा। जी। तो वहाँ पर ना रविंद्र संगीत और नाटक हुआ करते थे। सही। तो मैं, छोटे मोटे रोल मुझे बंगला में मिलने लगे। ओके। एक दिन क्या हुआ कि ससुराल से उस ज़माने में दहेज में मर्फी रेडियो और सिलाई मशीन मिलती थी। ओके। तो हमारी अम्मा को भी मिला था। प्रथा थी। जी। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ये जो छोटा सा बक्सा है, जी। इसमें से लोग बैठ के गाते कैसे हैं। तो मैं अक्सर छेड़खानी किया करता था और मेरे पिताजी वो ऑब्जर्व किया करते थे। मम्मी शायद उस समय रसोई में रहती होंगी। जी। एक इतवार को मैंने धीरे से देखा, इधर उधर कोई है नहीं, उसको धीरे से पलटा और एक पेचकस लाके पीछे से खोलना शुरू किया। खोलना शुरू ही किया था, ताड़ पट गई बड़ी हमारी अम्मा। ओके। ये क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो, हमारे घर से मिला है। पिताजी ने कहा, रुको रुको रुको, मैं जान रहा हूँ ये क्यों ऐसी हरकत कर रहा है। उन्होंने रेडियो सीधा किया और फिर बोला, बेटे तुम क्या चाहते हो जानना?
मैंने कहा पापा ये जानना चाहता हूँ इसमें आवाज़ कैसे आती है, क्या होती है। तब उन्होंने मुझे बताया आकाशवाणी एक जगह होती है जहाँ से आवाज़ ट्रांसमिट किया जाता है और वहाँ पे प्रोग्राम होता है, यहाँ पे आवाज़ आती है। आकाशवाणी शब्द सुनते ही मुझे मेरे पड़ोसी का ख्याल आया। हमारे पड़ोस में 4 लोग जो थे साउथ इंडियंस, वो आकाशवाणी में इंजीनियर थे। नियति निश्चित है जी। कोइंसिडेंस देखिए, पिताजी की बात ख़त्म हुई, मैंने दीवार फांद करके मैं उनके पास गया। मैंने उनसे कहा आप आकाशवाणी में काम करते हैं? बोला हाँ। मुझे ले चलिए किसी दिन, मुझे दिखाइए कैसा होता है। लो, हाँ, एक कदम आगे पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि देखो संडे को तुम्हारी भी छुट्टी होती है और हमारी भी, मतलब मेरा काम होता है। उस दिन उनके वर्किंग डेज थे। ओके। वहाँ पर एक प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए विविध भारती में, अरे वो क्या कहना चाहिए, जिसमें बच्चों जय हिंद भैया जय हिंद प्रोग्राम होता है जी। बाल भारती। बाल भारती। तो तुमको उस समय ले चलेंगे। जी। मैं गया, मैंने पहली बार आकाशवाणी देखा, इतना बड़ा। अरे बोला इतनी बड़ी चीज़ है जहाँ से आवाज़ आती है। जी। फिर वो प्रोग्राम जो लाइव होता था उसमें मुझे बिठा दिया गया। ओके। बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे चुटकुले भी सुनाए जा रहे हैं, भैया दीदी बातें कर रहे हैं, कुछ बच्चों को मौका दे रहे हैं। मैं देख के जब निकला तो अंकल ने कहा देख लिया, हो गया? बोले नहीं, मन नहीं भरा है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो, आप संडे को आते तो मुझे लेते आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर अगले संडे 2-3 संडे के बाद मैंने जो भैया थे वहाँ पे उनसे कहा कि भैया मैं भी चुटकुला पढ़ूँ। बोला अच्छा तुम पढ़ लोगे? बोला हाँ। तो उस ज़माने में चिट्ठियाँ आया करती थी, पोस्ट कार्ड। हाँ, कि ये खत आया है झुमरी तलैया से, बड़ा फेमस नाम था। बड़ा फेमस नाम है। और उसमें चुटकुले लिखे होते थे। तो उन्होंने मुझे एक चुटकुला दिया, बोले पढ़ो। तो मैंने उनको एक पढ़ के दिखाया, उन्हें बड़ा मज़ा आया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये चुटकुला आज तुम पढ़ोगे। ठीक है। फिर अनाउंस हुआ, जो बातचीत होती रही कि भाई आज एक खत जो है हमारे राकेश श्रीवास्तव पढ़ेंगे। 6 साल का बच्चा। हाँ। उसने पढ़ा और सब हंसे। तो वो जो हंसी थी ना, वो कहीं यहाँ छू गई, यहाँ छू गई। इलेक्ट्रिक अरे शॉक वाह की तरह। हाँ, अरे वाह, इसमें तो तारीफ भी मिल रही है। सही है। बाहर जब निकला जाने के लिए अंकल के साथ, उन्होंने कहा रुको, अब क्या? यहाँ पे रुको, ये अंगूठा लगा दो। मुझे 5 रुपए मिले। अरे वाह, जीवन की पहली कमाई 5 रुपए। हमने कहा यार ये तो गजब की चीज़ है, इसमें तो पैसा भी मिलता है। वो तो उम्मीद नहीं थी आपको? उम्मीद नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, सोच ही नहीं थी। पता ही नहीं था। सही है। मैं जब अगली बार गया इतवार को, तो पूरे मोहल्ले में अपने दोस्तों को, बच्चों को बता करके आया, देखो तुम लोग जो है ना ये प्रोग्राम सुनना बाल भारती, आज मैं एक चुटकुला पढ़ूंगा, उसमें सुनाऊंगा जी। तो अगली बार फिर एक चुटकुला पढ़ा, सुनाया। जब घर पहुंचा रिक्शे से, वो साइकिल रिक्शा होता था ना, उसमें से उतरा अंकल के साथ, देखा मेरे घर के बाहर सारे बच्चों की भीड़ लगी हुई है। वाह वाह। मैंने कहा ये क्या हो गया? अरे सब आके मुझे गले लगा लिए। एक आध के मम्मी पापा भी आए हुए थे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि उस मोहल्ले का कोई लड़का आकाशवाणी में उसकी आवाज सुनाई दी थी। हमने कहा यार इसमें तो शोहरत भी मिलती है, फखर की बात हुई। तो मैंने कहा यार जो मैं सोच रहा था कि ये जो करते हैं पर्दे पे, उसमें इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। तो उसी उम्र में मैंने ये तय कर लिया कि भाई बड़े होके मुझे ना वही करना है। तो नींव वहां से शुरू हुई जी, कि बड़े पर्दे पे हो, रेडियो पे हो, हाँ, आना है। कैसे पहुंचे? हाँ, जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं अलग अलग शहर में घूमता रहा जी। तो मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ। आपने सवाल क्या किया था कि वो उस ज़माने में हीरो होते थे, उनकी शक्लें वैसी होती थी हीरो जैसी। मैं एक छोटा सा, नन्हा सा, सांवला सा बालक, लेकिन उसके मन में ये समा गया था मुझे वो करना है, जो बाद में पता चला अभिनय कहते हैं इसे। ऊपर वाले ने मुझे अलग अलग शहरों में इसलिए रखा कि मैं उन शहरों के, उन लोगों की भाषा, उनके चरित्र का अनजाने में अध्ययन करूं
और आगे चल करके मैं कैरेक्टर रोल्स करूं। वेरी गुड। तो जब मैं बड़ा हुआ, वापस घूम फिर के लखनऊ पहुंचा, जी मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। जी। उसके बाद वहाँ से मैंने, पापा ने मुझसे पूछा, पापा तब तक समझ चुके थे बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली का 2 बेटे, जी एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। छोटा वाला तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा, बड़ा वाला नालायक निकल गया, डॉक्टर बनने से मलमल में टाट का पैबंद। तो पिताजी ने कहा, करना क्या चाहते हो जीवन में? तो मैंने कहा, तो तय है, मैं तो अभिनय करना चाहता हूँ। पिताजी ने मुझसे कहा, देखो अगर तुम ये करना चाहते हो ना, तो एक चीज़ याद रखो, आज की तारीख में हर फील्ड प्रोफेशनल फील्ड है। लखनऊ में, हिंदुस्तान में 2 ड्रामा स्कूल्स हैं, एक नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा और एक भारतीय नाट्य अकेडमी। यही 2 ड्रामा स्कूल्स हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा, लखनऊ में हो, यहाँ पे ड्रामा स्कूल है, भारतीय नाट्य अकेडमी, वहाँ जाओ, पता करो, वहाँ एडमिशन लो, ड्रामेटिक आर्ट्स में ग्रेजुएट बनो। ओके उसके बाद तैयारी करो अपनी, उसके बाद वहाँ जाने की सोचो। ओके। तो मैंने भारतीय नाट्य अकेडमी से ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा किया। मैं अपने बैच का टॉपर था, वाह। तो मुझे फेलोशिप करने को मौका मिला। जी। तो मैंने एक्टिंग में स्पेशलाइज किया। फिर 2 साल लखनऊ में फ्रीलांसिंग की। उस समय थिएटर करता रहा, लखनऊ दूरदर्शन से नाटक करता रहा और चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स करता रहा। ओके। बच्चों ने मुझे बेहतर अभिनेता बनाया। जी। 2 साल के बाद मुझे ड्रामा स्कूल में पढ़ाने के लिए बुला लिया गया। तो मैंने 2 साल पढ़ाया। फिर लक्ष्य ये था कि यहाँ आना है, मुंबई। तो जो पापा जी ने मुझसे कहा था कि तुम तैयारी करते रहो। पापा का ट्रांसफ़र हो गया आसाम, लेकिन मैं वहीं रहा। मैं तैयारी करता रहा। फिर मैंने अप्लाई किया फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स के लिए FTII से, जो कि 1.25 महीने का लगभग होता था। मैंने वहाँ से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया। जब कोर्स ख़त्म होने लगा तो मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि राकेश श्रीवास्तव, तुम ये बताओ, तुम करने क्या निकले थे? अभिनय? तो वापस लखनऊ मत जाना, सही है। यहाँ से मुंबई पास पड़ती, नजदीक है, एकदम नजदीक है। सही। कूद के वहाँ पहुँच जाओ। वापस गया ही नहीं। हमारे ड्रामा स्कूल बुलाती रही हमको। हमने कहा भैया हो गया, अब मुझे मुंबई बुला रही है। और मैं इस फिल्म नगरी में आ गया और तपस्या शुरू कर दी मैंने। पहली ब्रेक कहाँ मिली? ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। मज़ेदार बातें सुनने के लिए आपके साथ हूँ मैं। ऐसा हुआ कि मेरे रहने की जगह जो मिली वो दादर में मिली। पिताजी की रेफरेंस से। तो जैसा कि विदित है सबको कि वहाँ पर ना एक राजश्री प्रोडक्शन हाउस है जी, जो नए लोगों को चांस देता है। ओके। और एक और जगह हुआ करती थी जी, वो इस रानी जी का वहाँ पे एक वो क्या कहना चाहिए, जहाँ पे नए बच्चों को मौका देने के लिए कास्टिंग एजेंसी थी अंधेरी ईस्ट में, अनीता इसरानी जी के। करेक्ट। तो जब हम अपने शहर से आए थे तो ये 2 नाम सुन के आए थे। क्या बात है। तो पहले तो मैं गया राजश्री प्रोडक्शन, पता चला वहाँ पे एक फिल्म बन रही है। ओके। मैंने गया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फ़ौरन कहा गया आप आइए। चूँकि थिएटर का बैकग्राउंड था, मेरा एक छोटा सा ऑडिशन लिया गया और मुझसे कहा गया आप इस फिल्म में काम कर रहे हैं। वेरी गुड। आए हुए 3 महीने नहीं हुए थे मुझे, पहला मौका। अब नया बच्चा जब आता है ना, इतनी बातें सुन करके, तो उसके लिए तो मतलब बहुत बड़ी अचंभे की बात थी। तो आप पूछेंगे नहीं वो फिल्म कौन सी थी? मैं समझ रहा हूँ, पीरियड समझ रहा हूँ। हाँ। मेरे ख्याल से मैंने प्यार किया। जी हाँ। सूरज बरजात्या साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन लिया था, ऑडिशन लिया था, और उन्होंने मैंने प्यार किया में कहा, इतने हम्बल आदमी हैं, कहा मैं चाहता हूँ आप इतने तजुर्बेकार हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरी फिल्म में काम करें। जी। मैंने मन में सोचा यार ये आदमी इतने प्यार से बोल रहा है, मुझे कोई अनुभव नहीं, मैंने हाँ कर दिया। और उसमें अगर फिल्म में आप देखेंगे तो एक वॉचमैन का किरदार था जो सोडा ग्लास पहन करके
उस फिल्म में आपको दिखेगा वो गलती से मैं ही हूँ उस फिल्म में। और फिर अनीता इसरानी जी के ऑफिस भी गया था और अंधेरी ईस्ट में उनसे भी मिल के आया था। यहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ मैंने राजा बुंदेला, सुष्मिता मुखर्जी, आलोकनाथ, अन्नू कपूर, इन लोगों के साथ रंगमंच भी किया, नाटक भी किया, थिएटर भी किया मैंने। और जब राजा बुंदेला और उनके साथ नाटक कर रहा था तभी एक डायलॉग राइटर थे, वो हमारा नाटक देखने आए जिसका नाम था चीन की हसीना। उनको मेरा बड़ा काम पसंद आया। वो एक फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे जिसका नाम था एक लड़का एक लड़की। सलमान खान, नीलम, अनुपम खेर साहब। तो उसमें खेर साहब के बेटे का एक रोल था। उन्होंने बुलवाया और अपने डायरेक्टर साहब से मिलवाया। तो मैंने कहा सर मेरा नाटक देख लीजिए आकर के। उन्होंने नाटक देखा। मैं भागा भागा गया कि भाई नाटक कैसा लगा पता करूं। तो उन्होंने कहा राकेश मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लूं या न लूं ये सोच रहा हूं। लो, हमने कहा नहीं सर नहीं लीजिए, मुझे काम करना है, मैं आया हूं काम करने। बोले नहीं तुम जितने अच्छे एक्टर हो ना उतना बड़ा रोल नहीं है। हमने कहा कैसा भी हो हम रेडी, हम तैयार हैं। मैंने उस फिल्म में काम किया और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि उस फिल्म में मेरे ये कहने पे कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तैयार हूँ, आप फिल्म देखेंगे तो मेरे जैसे एक नए अभिनेता को उन्होंने इंट्रोड्यूसिंग राकेश श्रीवास्तवा का लेबल, एक अलग से लेबल, एक अलग से स्लेट पेज मिला। सही, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी मेरे। सही बात है। सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मैंने सफारी किया संजय दत्त, जूही चावला जी के साथ जी। और उसी दौरान टेलीविज़न आ गया जो प्राय थे। दूरदर्शन भी करता रहा, जी टीवी, सोनी टीवी, स्टार टीवी बाद में आया, ये सब करता रहा जी। और मुझे लगा कि मेरे मन का काम जो है ना वो टेलीविज़न में ज़्यादा अच्छा है। आपने हीरो वाली बात कही थी ना। हाँ, हीरो वाली बात। तो मुझे लगा टेलीविज़न में मेरे जैसे अभिनेता के लिए जो अच्छा काम भी है और सिलसिलेवार काम है, तो मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ बच्चे को बार बार इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा। मैं काम करता रहा। मैंने एक जगह अंग्रेजी में कहावत पढ़ी थी, इट इज़ बेटर टू बी ए हेड ऑफ ए रैट देन इट इज़ बेटर टू बी ए हेड ऑफ ए रैट देन टेल ऑफ ए लॉयन। सही है। तो मैं जो फिल्मों में बड़ा बड़ा काम उस समय तलाश रहा था, तो मुझे वही शेर की पूंछ के बराबर काम मिल रहा था। जब मैं टेलीविज़न में आया तो मुझे हेड वाला काम मिल रहा था। आज मैं अगर आपके पास बैठा हूँ तो उसके पीछे मेरे माता पिता जी का साथ, सही, उनका आशीर्वाद, मेरे गुरुजी पद्मश्री राज बिसारिया साहब की टीचिंग जी, और यहाँ के लोगों का प्यार जो था उसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। सर जर्नी बहुत आपकी इंटरेस्टिंग रही। आपने फिल्में भी बहुत की जी, टेलीविज़न भी बहुत किया, और आज ये OTT प्लेटफॉर्म और टेलीविज़न समझो दोनों एक ही हैं। फिल्मों में और छोटे से पर्दे जिसको टेलीविज़न बोलते हैं, इनमें आपने अंतर क्या पाया? फिल्मों में और टेलीविज़न में? जी जी, पहला अंतर तो मैं अपने जैसे लोगों के लिए बताऊं जी, जो मैंने कहा जी कि इट इज़ बेटर टू बी ए हेड ऑफ ए रैट देन टेल ऑफ ए लॉयन। आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट, अपने आप को एक्सेप्ट करो, तुम कौन हो, क्या करना है। हाँ, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि उससे पहले एक छोटी सी बात मैं बताऊं, हर आदमी ने ज़िंदगी में अपना एक टैगलाइन लेके चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी का। ओके। तो जब मैं लखनऊ शहर से निकला था तो मैंने अपने लिए एक टैगलाइन बनाया था। क्या था वो? ख्यालों में कंगाली नहीं होनी चाहिए। कंजूसी नहीं, कंगाली। ख्यालों में कंगाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तत्पर प्रयास करते रहना चाहिए। वेरी गुड। तो जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शुरुआती दौर में फिल्म में की भाई चाहत थी, लेकिन साथ में जब टेलीविज़न आ गया
तो टेलीविज़न में मुझे मेरे पसंद की चीज़ें मिलने लगी तो वो मैं करने लगा। टेलीविज़न में और सिनेमा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि वहाँ पे लार्जर देन लाइफ ज़िंदगी को लेकर के चलते हैं सिनेमा में। सही। और टेलीविज़न जो है वो आपके और हमारे बीच की कहानी दिखाते हैं। रियलिटी। जी, रियलिटी जो जिसमें कि लोग जो है ना किसी न किसी किरदार से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए वो सीरियल्स पॉपुलर होते हैं। करेक्ट। उसका एक उदाहरण मैं दूं। जी। जैसे मेरा सबसे पॉपुलर सीरियल, मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत किए। उसमें से जैसे सोनपरी एक सीरियल था, ओके। जिसमें मैं डॉक्टर जोसलकर का रोल करता था। वो हमेशा सोनपरी को पकड़ने की कोशिश करता था। ओके। बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ तो मैं जोसलकर के नाम से जाने लगा। ओके। आपका असली नाम किसी को नहीं किसी पता, को नहीं आप डॉक्टर बन गए। जी। पिताजी का सपना वहाँ जी छोटे पर्दे पे पूरा हुआ। जी। उससे पहले एक सीरियल किया मैंने, बाप रे बाप, जी टीवी पे। ओके। उसमें मैं घर के केयर टेकर का कैरेक्टर करता था, जिसका नाम था धोंडू। ओके। लोग कहते हैं ऐसा जी। कि सिनेमा जो होता है ना वो नॉवल की तरह होता है और टेलीविज़न जो होता है वो डेली अखबार की तरह होता है। लोग देखते हैं और भूल जाते हैं। करेक्ट। सिनेमा लोगों को ताउम्र याद रहता है। सही। मेरे जीवन की एक घटना ने इस बात को गलत साबित कर दिया। बताइए ना प्लीज। मैंने बताया करीबन 25 साल हो चुके थे उस किरदार को किए हुए मुझे, ढोंडू को। हाँ, बाप रे बाप जी टीवी पे जो आता था। जी। 2017 होली का दिन ओके। मैं एक सीरियल की शूटिंग करके रामपुर से दिल्ली आया था और हम 4-5 एक्टर्स थे, पैकअप हो गया था और हम लोग वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाई करके मुंबई आ रहे थे। जी। पूरी फ्लाइट में 18 या 19 लोग बैठे होंगे बस। ये, हाँ, होली का दिन था। तो जब मैं उतरा तो वो जो क्या बोलते एरो ब्रिज बोलते हैं ना, उसमें से गुजर रहा था तो मेरे पीछे 4-5 33-34 साल के यंगस्टर्स, कॉरपोरेट लुकिंग, भागे आए। बोले एक्सक्यूज मी सर, आप एक्टर है ना? हमने कहा हाँ भी एक्टर हूँ। बोले सर आप वही है ना ढोंडू जो धोंडू का रोल किया करते थे 25 साल पहले। इमेजिन। तो ये बात गलत साबित हो गई कि टेलीविजन जो है, आपने सवाल किया ना क्या, मैं समझ रहा हूँ यार। टेलीविजन जो है वो डेली अखबार नहीं है, वो आप कितने अच्छे से अपने किरदार को करते हो वो 25 साल बाद भी लोगों के जहन में रहता है। तभी तो उन बच्चों को याद था। नहीं, बहुत सही बोले हैं आप। मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन जो आम जो लोग ऐसे महसूस करते हैं जी, टेलीविजन हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ। यस। आप अगर ढूंढने जाओगे तो ये सीरियल कहीं मिलेगी नहीं। जी। फिल्म मिल जाती है जी। और फिल्म में हीरो, हीरोइन और एक्टर सबका नाम सबको मालूम होता है। जी। जबकि सीरियल में जी हमारा कैरेक्टर याद रहता है। जी। अपना नाम हम लोग को भूलना पड़ता है। मुझे खुशी होती है, जैसे एक सीरियल जो है मेरा लापतागंज, अभी हाल ही में 5.5 साल चला और आज पूरी दुनिया में मैं लल्लन जी के नाम से जाना जाता हूँ। तो लल्लन जी हुए, डॉक्टर हुए, ढोंडू हुए, हाँ, ये कैरेक्टर के नाम महाराज जी, हाँ जी, कैरेक्टर के नाम से। आज भी मैं अभी दिल्ली गया था जी। एक साहित्योत्सव में, तो वहाँ पर भी जो कम से कम 2-3 हज़ार के दर्शक थे, ऑडियंस थी वहाँ पे, और सब मुझे लल्लन जी के ही नाम से पुकार रहे थे। हमने राकेश श्रीवास्तव कोई नहीं कह रहा था, मुझे और खुशी हो रही थी। ओके, यू एंजॉयड? या आई एंजॉयड। ओके। बिकॉज आई प्ले कैरेक्टर्स, नॉट माई सेल्फ। बहुत सही। मैं किरदार को निभाता हूँ, खुद को नहीं। बड़े पर्दे पे हम गुम हो जाते हैं कुछ ही सेकंड में। बड़े पर्दे पे एक ज़माने में ऐसा होता था ना सर, कि आप जो है बच्चन साहब को ही देखने जाते थे। करेक्ट। एंग्री यंग मैन। सही। या जैसा कि आपने कहा राज कपूर साहब को ही देखने जाते। किरदार को देखने के लिए जो टेलीविज़न में हम जैसों को मौका मिला, ये हमारी खुशनसीबी है।
इतने सारे किरदार किए, जी। कौन सा बेहतरीन नंबर 1 बोलोगे आप अपने आप की खुशी के लिए कि मैं इसमें बहुत ही किरदार बहुत किए आपने, मेरे ख्याल से 100 किरदार किए। जी हाँ, जी हाँ। व्हिच वाज द बेस्ट? अगेन मैं ये कहूँगा कि अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। सही। तो इतने में जो किरदार करता गया, तो क्या गलत किया, क्या सही किया, अच्छा चलो इसमें आगे और अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करते करते जब मुझे लापतागंज मिला, जी। तो लापतागंज की एक बड़ी अच्छी कहानी है कि मैं उससे पहले मैं FIR कर रहा था। ओके। 4.5 साल मैंने FIR किया, जिसमें हर 2-3 एपिसोड में अलग अलग किरदार करता था। ओके। तो एक थिएटर के एक्टर को ना अलग अलग किरदार करने में मज़ा आता है, तो मैंने वो ज़िंदगी भी जी। जी। तो यहाँ पे मुझे बुलाया गया था 5 एपिसोड की एक कहानी करने को। ओके। उस एपिसोड का नाम था, उस कहानी का नाम था अतिथि तुम कब जाओगे। अच्छा, जो फिल्म भी बनी। हाँ, उन्होंने बनाई थी, अश्विनी धीर जी ने। हाँ, तो इस एपिसोड का नाम, उसमें ये भी था कि जो एक जीजा जो होते हैं वो घर में आते हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं। ओके। तो कैसे उनको भगाया जाता है। ओके। ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने मेहनत की, उसके लिए जो मेरे डायरेक्टर ने और मेरे राइटर ने मेरा सहयोग किया, तो उस किरदार को मैंने 5 एपिसोड करके मुझे लगा ये किरदार हो गया। लेकिन ऑडियंस को इतना पसंद आया कि 1.5 महीने के बाद उस किरदार को एक रनिंग कैरेक्टर के रूप में बुला लिया गया और मैं 5-5.25 साल तक उस किरदार को निभाता रहा। जीजा जी बने रहे। जीजा जी बने रहे, लल्लन जी। क्या प्रिपरेशन करते हैं आप जब कैरेक्टर की बात आप कर रहे हैं? चलिए, हाँ, आप तो मैं ये इस लल्लन जी के किरदार की तैयारी के बारे में बताता हूँ आपको। मुझे मेरे लेखक निर्देशक ने बताया कि देखो ये जो कैरेक्टर है ना, ये PWD में काम करता है। PWD में एक मामूली सा ऑफिसर कह लो, अपर डिविजनल क्लर्क कह लो, वैसा आदमी है, लेकिन अपने आप को किसी IAS ऑफिसर से कम नहीं समझता है। ओके। बॉडी लैंग्वेज, हाँ, बट ही हैज़ टू बी फनी। पोजीशन, हाँ, ही हैज़ टू बी फनी। या। तो उन्होंने मुझे कमीज, पैंट, जूता, चश्मा और लंबी टाई दी। ओके। यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ अपने नए दोस्तों से कि आपके लिए ना ऑब्जर्वेशन जीवन का बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया, मैं अलग अलग शहरों में रह चुका था, तो ऑब्जर्वेशन अपने आप होता रहा, रिच होती गई। तो जब मैं अहमदाबाद में था, पापा मेरे पोस्टेड थे, तो वहाँ एक अंकल थे। वहाँ पता चला उन्होंने जीवन में एक ही सूट लोग सिलवाते थे उस ज़माने में, अपनी शादी में उसमें टाई लगाते थे। करेक्ट। और वही पहन करके 25 साल चलते हैं। 25 साल चलते थे। करेक्ट। तो वो जो अंकल जी थे ना, उनको टाई का नॉट बांधना नहीं आता था। तो जब शादी हो गई होगी, उन्होंने निकाला होगा, तो दूसरे किसी की शादी में जाते थे, फिर वही से डाल करके, टाई का नॉट नहीं खोला था उन्होंने, वो बांध लिया करते थे। तो धीरे 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 वो टाई जो है ना छोटी होती चली गई। और वो नीचे का वाला लंबा होता चला गया। तो मैंने, हाँ, तो मुझे लगा ये बोल रहे हैं ना कि ही हैज़ टू बी फनी, ही शुड लुक फनी। तो मैंने अपने डायरेक्टर से बोला कि एक काम करते हैं ना, टाई जो है ब्यूरोक्रेट वाली नहीं रखते हैं, इनकी टाई छोटी रखते हैं, जैसे मेरे अंकल की थी ऐसे। उन्होंने कहा था कि अच्छा ये जीजा जो है ना, हम लोगों के यहाँ जब तक उनसे कुछ कहा नहीं जाता करते नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक तकिया कलाम दिया था, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हमारे एक फूफा जी थे, वो भी वैसे ही थे, जब तक उनसे कुछ कहा नहीं जाता था ना, तब तक कुछ करते नहीं थे। तो वो ऐसे जाकर के बैठ जाते थे, पैर हिलाते रहते थे, चाय पी लीजिए, अरे आपसे कह रहे हैं चाय पी लीजिए, हाँ आप पीते हैं, तब उठा करके वो पीते थे। तो मुझे उनकी याद आई। तो मैंने कहा इस कैरेक्टर को ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना कैरेक्टर बनाने के लिए, वो डालता हूँ। तो मैंने जब छोटी टाई की और जो मेरा तकिया कलाम था, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हाँ, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा कि ये तुम छोटी टाई लगाओगे, लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। हमने कहा एक बात बताऊं, अगर, ये भी मैं अपने नए दोस्तों से कहता हूं, अगर आप अपने कॉस्ट्यूम को अच्छी तरह से कैरी करेंगे ना, तो लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे कैरी करने दो, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो डेली सोप है, निकाल देंगे, लंबी कर देंगे।
वो छोटी टाई आखिर तक चली। इतिहास बन गया। और इतिहास बना कि मैंने एफएम रेडियो चाइना पे एक इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी हिंदी एक एफएम रेडियो है। ओके। तो वहाँ जो मोहतरमा थी जिन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी छोटी टाई जो है चाइना में बहुत पॉपुलर हो गई है और ये कि यहाँ के लोग जो है ना छोटी टाई बना करके मार्केट करना चाहते हैं। हमने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, बढ़िया है। बस प्रति टाई मुझे 1 रुपया रॉयल्टी दे दे, करोड़ों रुपए आ जाएंगे अपने आप, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो भी हंसी, शायद डर के मारे उन्होंने बनाया नहीं। लेकिन ये जो है ना एक कैरेक्टर के किरदार की तैयारी के लिए आप कैसे बोलते हैं वो आपका ऑब्जर्वेशन से था। आप ध्यान से सुनिए लेखक ने क्या लिखा है, निर्देशक ने उसको कैसे विजुअलाइज किया है, और आप उसमें अपना ऑब्जर्वेशन का इनपुट कितना डालते हैं, वो कुल मिला करके जो है ना एक किरदार का निर्माण होता है। इसलिए मुझे बड़ा मजा आया। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। लल्लन जी के किरदार, लल्लन जी भी रहे, डॉक्टर भी बने, जी हाँ, नंदू बहुत भी कुछ, बने, हाँ। इतने सारे हो गए। लल्लन जी बहुत प्यारा रहा। हाँ, टाय चल पड़ी। उसके 2 कारण है। मालूम है क्या हुआ कि जब ये सब कर रहा था ना, सोनपरी कर रहा था, ऑफिस मैंने कई अलग अलग किरदार की, पंकज कपूर के साथ सेकंड कॉमन मैन करता था। ओके। मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काफ़ी काम किया। ओके। तो उन सब किरदारों के दौरान ना मीडिया इतना बड़ा नहीं था, करेक्ट। मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो जब लापतागंज आया ना तो चैनल्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड टाई अप्स बहुत होते गए। मैं बहुत सारे शहरों में, मैंने बहुत सारे देशों में देखा जाने लगा, पॉपुलैरिटी मिली। तो जो चाहता था, जो मेरी शुरुआत हुई थी पटना के अपने मोहल्ले से, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति मिली, मुझे वही तो चाहता था। एक्टिंग के अलावा आप कुछ और भी करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लिखना या डायरेक्शन करना, ऐसे कोई? जो भी करता हूँ लेखन, मैंने अभिनय से संबंधित। जब शुरू में आया था तो काम बहुत कम मिलता था, पापड़ बेलने पड़ते थे। तो मेरे एक मित्र ने समझाया कि देखो तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी है तो तुम डबिंग किया करो। ओके। तो मैंने डबिंग की शुरुआत में, लेकिन एक त्रासदी होने लगी। वो क्या? त्रासदी होने लगी कि हिंदी में फिल्मों या हिंदी के ही लोगों की डबिंग करता था और उन्हीं के यहाँ जा कर के अभिनय का काम मांगता था। तो वो जो आदमी था वहाँ मिलता था मुझे, कहता था अपने डायरेक्टर से, सर ये बहुत अच्छे डबर हैं। तो इंट्रोडक्शन ही गलत हो गई। तो हाँ, तो मैं डबर जो था ना, मुझे डफर जैसा सुनाई देता था। मैंने हिंदी की डबिंग बंद कर दी। ओके। बाद में स्टार टीवी जब आया जी। तो उस पे सेंटा बारबरा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, स्मॉल वॉन्डर, इंग्लिश टू हिंदी जब होने लगा, तब मैंने दोबारा किया। और मेरा सबसे प्रसिद्ध जो है स्टार, क्या कहना चाहिए, स्मॉल वॉन्डर, जो एक कैरेक्टर आता था ना, वो लड़की होती थी जो रोबोट थी, उसके फादर का कैरेक्टर था टेड लॉसन, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। ओके। वो करता था। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ आने के बाद थिएटर भी किया। यहाँ आने के बाद मैंने कॉलेजेस में चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स भी बहुत किए, क्योंकि आपको रोजी रोटी के लिए कुछ तो चाहिए था ना। धीरे धीरे करके जब काम मिलना शुरू हुआ तो ये सब धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन बचपन से लिखने पढ़ने का शौक़ था। पहले मैं कविताएं लिखा करता था, फिर बीच में बंद हो गया था, फिर मैंने शुरू किया। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि ये प्रोग्राम जो है आप कर रहे हैं, उसके करने का मकसद ये है कि जो नए लोग आते हैं ना, सही, उनको प्रेरणा मिले। हाँ, मेरा अनुभव मिले। करेक्ट। मिले। तो मैं जब वर्कशॉप कर रहा था तो मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखी, जो कि मेरा अनुभव है। तो लोग संस्कार की इतनी बातें करते हैं, यहाँ पे इतने सारे चैनल भी बन गए, धर्म की भी बातें, संस्कार की भी बातें, लेकिन सबसे सही संस्कार क्या है, उस पर मैंने दो लाइनें लिखी हैं। इजाजत है? फरमाइए। सबसे सही है ये संस्कार, सबसे सही है ये संस्कार, सदा अपने प्रति रहो ईमानदार। सही। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ।
सही, अपने आप से पहले ईमानदारी बरतो। पहले अपने से ईमानदार बनो ना, उससे फायदा क्या होगा? उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप कभी अपनी नजरों में नहीं गिरेंगे। सो ब्यूटीफुल। और जब आप अपनी नजरों में नहीं गिरेंगे तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आपको डर नहीं लगेगा। सही है, ब्यूटीफुल थॉट एंड ब्यूटीफुल लाइन। दूसरी बात, अगर आप ईमानदार रहेंगे, जी। वर्तमान में जी। जितने भी दोस्त आते हैं ना हमारे, उनसे कहना है मेरा कि वर्तमान में अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आज जो आपका वर्तमान है ना, वही कल को आपका भूतकाल बनेगा। सही। तो भूतकाल आपसे पूछेगा, भैया क्या किए? इजाजत है? हाँ जी प्लीज। भूतकाल ने पूछा वर्तमान से, भूतकाल ने पूछा वर्तमान से, कहो तुम हो कैसे? मुस्कुराया वर्तमान और बोला, क्योंकि किए थे अच्छे कर्म तुम्हारे काल में, क्योंकि किए थे अच्छे कर्म तुम्हारे काल में, इसीलिए आज इज्जत और शोहरत से हूं माला माल में। वेरी गुड। तो मैं अपने अनुभव की ये बात कर रहा हूं। अगर आज मेरे पास इज्जत है, शोहरत है, तो इसीलिए है कि मैंने वर्तमान उसमें जो भूतकाल हो गया उस समय ईमानदारी से तैयारी की, मेहनत की और अच्छे कर्म करने की कोशिश की। आगे कुछ रह गया है जो आप करना चाहते हो और अब तक नहीं मिला? ऐसे माइंड में हमारी बहुत ही मनोकामनाएं रहती हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभिनेता जो होता है ना, वो ओवर एम्बिशियस होता है, हमेशा भूखा रहता है। भूखा रहता है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को, हाँ साथियों से जो यहाँ आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जी। उनसे ये कहना चाहूँगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। सही। हमारी अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं एक्टर बनूँ, ओके। वही डॉक्टर बनना हूँ। पिताजी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, वो उन्होंने कहा चलो करना है तो तैयारी से जाओ। क्यों? क्योंकि उस शहर में तुम्हारे पिताजी के अलावा कोई नहीं जानता है। तो अम्मा जी जो थी हमेशा, नहीं एक बार कोशिश कर लेते MBBS की तो अच्छा रहता, पता नहीं वहाँ जाके क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, यही बातें होती थी। शक्ल देखो अपनी, जो आपने सवाल किया था ना, अपनी हाइट देखो, ठिगने आदमी, सूरत देखो, कौन तुम्हें वहाँ स्वीकारेगा। और मैं ओवर एम्बिशियस अभिनय के लिए। तो मैंने अपने आप से वादा किया था, जो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ। मैंने वादा किया था कि जो भी चीज़ मुझे अभिनेता बनने के प्रोसेस में बाधा बन डालेगी ना, उन चीज़ों से मैं ताउम्र दूर रहूँगा। इसीलिए मैं आज तक सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, गुटखा, आजकल की जो चीज़ें हैं, आजकल नई चीज़ें, आज तक हाथ नहीं लगाया। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। इसी मतलब उनसे दूर रहिए। सही। उससे आपको किस दिन आपको वो मुकाम मिलेगा ये पता नहीं। मुझे 20 साल बाद आप ब्रांड बनते हो ना जिस दिन, उस दिन आप एक स्थापित अभिनेता कहलाते हो। सही। जिस दिन लल्लन जी पॉपुलर हुए 20-22 साल बाद, ओके। एक्टर होना बड़ी बात नहीं है, एक्टर बने रहना बड़ी बात है। मैं 20-22 साल तक तपस्या करता रहा ब्रांड बनने के लिए, लल्लन टॉप और हो गए। लल्लन टॉप जब बना तो लल्लन टॉप बना है कि नहीं। इसलिए अथक प्रयास करते रहो, हिम्मत मत हारना कभी। सही। ये मेरे अपने दोस्तों से कहना था। मेरे ख्याल से डायरेक्शन का कभी ध्यान आया? शेखर कपूर साहब के साथ मैंने 2 डॉक्यू ड्रामास किए थे एंटी स्मोकिंग पे। ओके। यहाँ मैं एक मरहूम आशा दत्ता जी का जिक्र करना चाहता हूँ, जो FTI की थी, एडिटर डायरेक्टर थी। उनके पास एडिटिंग टेबल था। वो जो है ना, ये 2 मैंने डॉक्यू ड्रामास शेखर कपूर साहब के साथ, उन्हीं के साथ किया था मैंने। उन्होंने मुझे ना
एडिटिंग टेबल पर बैठ करके सिखाया, देख एक्टर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरे लिए वही कहा ना, खुशकिस्मती थी। तो शेखर कपूर साहब के साथ जब किया था तो शेखर कपूर साहब से मेरे एक अच्छा संबंध बन गया था। वो फिल्म बनाने जा रहे थे बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को लेकर के। सही। तो मुझे भी उन्होंने एक किरदार दिया था करने को। तो मैं बड़ा एक्साइटेड कि एक सिलसिलेवार किरदार पहली बार कर चुका था, बहुत दिनों के बाद मिलना है। तो उनके ऑफिस जाया करता था, बॉबी देओल भी आते थे। और तो मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं बहुत, मेरा पूरा साहित्य हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ था मेरी माँ की बदौलत। तो मैं उनसे डिस्कस करता था तो मुझसे कहते थे, राकेश व्हाई डोंट यू जॉइन मी एज अ असिस्टेंट। ओके। मैंने कहा मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मैंने बचपन से जो वो देखा है ना, मुझे वही करना है, लक्ष्य वही, लक्ष्य मेरा वही है, मैं अभिनय ही करूँगा। इसलिए निर्देशन का आज भी लोग मुझसे कहते हैं ना, मुझे लग रहा है आप कर सकते हो, तभी मैंने पूछा। हाँ, आज भी लोग कहते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी देखो टेलीविजन में मैं पूरा काम करके आया हूँ, सिनेमा में एक बार कर लेने दो, ओके, तब मैं सोचूंगा। ओके। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे ऑफर मिला था या डायरेक्टर, मैंने कहा नहीं कर सकता हूं, मेरा भतीजा जो है मैं उसको खड़ा करूंगा, ओके, शशांक, ओके, जो कि इतना अच्छा राइटर डायरेक्टर है जी, वो बने। मेरा भी समय नहीं आया डायरेक्शन का। बहुत ही बढ़िया। चूंकि आपने एक बात कही कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो यंगस्टर्स के लिए जो अलग अलग शहरों से आते हैं ना जी, उनके लिए है, तो उनके लिए मैं एक बात जो है कहना, अपने माध्यम से कहना चाहता हूं। संबोधित कीजिए। जी। होता क्या है कि जब आप 8th स्टैंडर्ड में होते हैं ना, आज की तारीख में 8th 9th स्टैंडर्ड तक इतने सारे माध्यम, मैंने यूट्यूब ये वगैरह, गूगल वगैरह, उसमें आप तय कर लीजिए कि आपको जीवन में करना क्या है। अपनी टारगेट लक्ष्य तैयार करिए, 9th 10th 11th 12th उसमें तैयारी करिए, फिर प्रोफेशनल फील्ड में जाइए। क्यों? क्योंकि जो आप तय करेंगे, जो आप प्रोफेशन अपनाएंगे, कोई भी प्रोफेशन, जो मर्जी, अभिनय नहीं, कोई भी प्रोफेशन 22-23 साल की उम्र में अभिनय अपनाएंगे ना, वो आप अपने अंतिम सांस तक लेके चलेंगे। एक समय तक आपके माता पिता आपका साथ देते हैं, एक समय के बाद वो बुजुर्ग हो जाते हैं, आपका वक्त होता है कि आप माता पिता को साथ दें। सही। जब आप इस जर्नी में, प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपकी शादी होगी, फिर अपना आपके बच्चे होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी होगी। तो आप सोच समझ कर उस प्रोफेशन में जाएं जिसमें आपको लगे कि हाँ, ये प्रोफेशन मेरे मन लायक है, इसमें मेरी ग्रोथ अच्छी होगी और मैं ताउम्र अपने जीवन को लेकर के चलूंगा, तो मैं सफल हो पाऊंगा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। उसके लिए मैंने अपने लिए एक सेंटेंस बनाया था। बताइए प्लीज। हम एक्टर हैं, संवाद बोलते हैं ना जी, कि मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे आगे चल करके, कल मैं रहूं ना रहूं, ये कभी ना कहें मेरे पापा जो है ना वो बेचारे एक्टर थे। ये ना कहें। बेचारे क्यों बोलेंगे? हाँ, ये ना कहें। करेक्ट। वो ये कहें मेरे पापा एक्टर थे। सही। और मेरे ख्याल से ये जो बातें मैंने कही ना, जो अनुभव है ना, उसी ने मुझे सहारा दिया। आज मेरे बच्चे कहते हैं मेरे पापा एक्टर हैं। सो यू आर प्राउड ऑफ द वे इट इज सपोज्ड टू बी। जैसे इसीलिए मुझे लगा कि जो मेरी जर्नी जो रही है ना, जो आप चाहते थे, मैं भी लखनऊ जैसे शहर से आया था, मेरी जर्नी जो रही है ना, वो आज की जनरेशन के लोगों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है। सर, आपके अनुभव में इतने सारे एपिसोड्स, इतनी सारी फिल्में, सीरियल्स, थिएटर, फेवरेट डायरेक्टर एक नाम प्लीज। उन्हें मैं अपना गुरु कहता हूं, सिनेमा गुरु कहता हूं जी। पद्म भूषण श्री श्याम बेनेगल सिंह। वाह।
ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया इन हिमसेल्फ। ओके। मैं उनके पास रवि केमू साहब जो हैं वो उनके असिस्टेंट थे। जब मैं पढ़ रहा था ना, जी। फेलोशिप कर रहा था, तो वहाँ पढ़ाने आए थे, जी। तो वो यहाँ चले आए, जी। उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया था। तो सपना था मेरा 2 लोगों के साथ काम करने का, एक श्याम बेनेगल जी के साथ और एक रमेश सिप्पी साहब के साथ काम करने का। उनके साथ तो बाद में मौका मिला, लेकिन यहाँ इनके साथ मिल गया। तो वो आपको इतना सहज कर देते हैं, चाहे आप कितने भी नए हों, कि आप अपने आप को पूर्णतः देने की कोशिश करते हैं। उनके साथ हम लोग जब बैठते थे, मैं छेड़ता था उनसे, कभी पूछा नहीं मैं। वो एक ऐसी जगह रही, पैसे कितने दोगे? नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने विद्यालय जाते हो ना, तो वहाँ पे फीस देते हो, लेते नहीं हो। लेकिन ये वो विद्यालय था जो मुझे कुछ ना कुछ पैसे देता था। सही। तो वहाँ पे बैठते थे, उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता था, सिनेमा के बारे में, जीवन के बारे में, फलसफों के बारे में। इसीलिए मैं उनको, मतलब मेरे जीवन में सबसे बेहतर, मतलब जो बेस्ट नहीं कर, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने रमेश सिप्पी साहब से भी काफ़ी कुछ सीखा। जी। मौका मिला मुझे उनके साथ एक सीरियल करने का 4 साल के बाद, ओके। दौड़ते रहने के बाद। बुनियाद। तो हाँ, नहीं, तब तो मैं आया ही नहीं था ना, उसके बाद ही आया था। ओके। उस सीरियल का नाम था क्राइम टाइम। जी। ओके। तो उसमें हमने 26 एपिसोड किए थे और उसमें हवलदार का रोल किया था। 4 साल तक उनके ऑफिस जाता रहा, धक्के मार के भगाया जाता रहा। फिर एक दिन बुलावा आया कि उन्होंने कुछ मेरा काम देख लिया था दूरदर्शन पे, तो बोला इस लड़के को बुलाओ। तब वो मेरी फ़ोटो छांटते थे, तो वहाँ बैठते थे ना, छांटे बड़े मुश्किल से निकला। तब पीपी नंबर हुआ करता था। पीपी मतलब पड़ोसी का फ़ोन। पड़ोसी का फ़ोन। तो वहाँ पे बताया गया कि भाई कोई रमेश सिप्पी साहब के यहाँ से फ़ोन आया है। तो दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने कहा हाँ जी हेलो। तो बोले आप राकेश श्रीवास्तव बोल रहे हैं? जी। बोले जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, रमेश सिप्पी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना सिनेमा में कि घटना घटती है, सच्ची में मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था। जी हाँ, मैंने ये हालत हो गई थी मेरी उस समय। कि आपका सपना हो, वहाँ से वो आदमी आपसे मिलना चाह रहा है, कितनी बड़ी बात थी। लेकिन मेरे काम को देख करके उन्होंने बुलाया था। सही है। ये मेरे लिए गर्व की बात थी। इसीलिए मैं कहता हूँ तैयारी करते रहो, पता नहीं कब किस रूप में नारायण मिलेंगे, कब किस में। फेवरेट हीरो? एक मैंने कहा ना, बचपन से जिनको देखता रहा हूँ और जिनको देख के कहता था ये आदमी जो कर रहा है ना वो मुझे करना है, स्वर्गीय राज कपूर साहब, वो मेरे फेवरेट रहे हैं। बात के लोगों की मैं बात नहीं करता, लेकिन हाँ गुरुदत्त साहब को भी मैं बहुत मानता हूँ। मैंने इन सब के रेट्रोस्पेक्टिव्स देखे हुए हैं। बच्चन साहब भी, मैंने एक ऐड किया बच्चन साहब के साथ 2 साल पहले, और जिस तरीके से वो अंदर आए चल के ना, उन्होंने मुझे मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा दी कि इस उम्र में अगर ये आदमी इस तरह से चल के आ सकता है तो राकेश श्रीवास्तव तुम्हें उस उम्र तक जाना है और अच्छा काम करना है। लेकिन राज कपूर साहब फेवरेट रहे हमेशा। हीरोइन नूतन जी रही हैं मेरी फिर हीरोइन। बाद में जब मैं थोड़ा वयस्क होने लगा तो श्रीदेवी जो है मेरी फेवरेट होने लगी। ओके। क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है जवानी वाली। जी। ओके। वरना ऐसे देखें तो नूतन जी आपकी सहज अभिनेता जो है ना, उस जमाने के जो लोग थे, बलराज साहनी साहब जैसे, इन लोगों के जैसे, वो किरदार करते थे और ख़ुद को कभी नहीं प्ले करते थे। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने बयां की। मैं ये कहूँगा कि हर एक्टर को ये महसूस करके चलना चाहिए, आज सिर्फ आज नहीं है, कल भी आएगा। सब्र करो, काम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। यही मैंने आपसे सीखा, जो मैं चाहूँगा कि जो लोग सुनते हैं हम लोग को महसूस करें और इसी लक्ष्य पे चलते रहें। जी।
आपको भी याद करते रहें। एक्टर होना बड़ी बात नहीं है, एक्टर बने रहना जरूरी है। बड़ी बात। प्रैक्टिस करते रहो जी। प्रैक्टिस करते रहो। कब आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, अपना ब्रांड बनोगे, वो वक्त निश्चित करेगा, आप नहीं करोगे। सो ब्रिलियंट मीटिंग यू एंड सो मच टॉकिंग नाइस। मज़ा आया आपसे वार्तालाप करके। उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने कहा, हमारे हर प्रांत में अगर एक शख्स भी आपकी दी हुई घटनाएं याद करे और प्रैक्टिस करते रहे तो मैं सोचूंगा ये पॉडकास्ट सफल रही। चलते चलते कुछ कहूँ प्लीज़। जो लोग प्राणायाम करते हैं ना, जी प्राणायाम को मैं जीवन से जोड़ता हूँ। जी। प्राणायाम में 3 स्टेप्स होते हैं। ओके। आप सांस लेते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं। तो जीवन को मैं उस तरीके से लेता हूं। ओके। कुछ पंक्तियों में, प्लीज। खींचो सांस भविष्य की, खींचो सांस भविष्य की, बिन लिए कोई आशा, खींचो सांस भविष्य की, बिन लिए कोई आशा, थामे रहो वर्तमान को, फिर छोड़ो भूतकाल को, बिन रखे निराशा। वाह वाह। जो आप कह रहे थे ना जी। कि इसीलिए जीवन भर जो है ना, करते रहो, कोशिश करते रहो, खींचो सांस भविष्य की, बिन लिए कोई आशा। तुमको पता नहीं तुम कहां तक पहुंचोगे। थामे रहो वर्तमान को, अच्छे कर्म करते रहो, फिर छोड़ो भूतकाल को, बिन रखे निराशा। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। एक व्यक्तित्व जिसके ऑफिस में मैं मुंबई आकर के उतरने के बाद गया था, आज मुझे मौका मिला है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनके साथ बैठ के उनके पॉडकास्ट में बात कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices. Please download Filmy Jobs app.